देखो हम लोग कॉस्ट ऑडिट पढ़ लिए थे लास्ट क्लास में, हम लोग लास्ट क्लास में मैनेजमेंट ऑडिट भी पढ़ लिए थे और टैक्स ऑडिट भी पढ़ लिए थे। सोशल ऑडिट पढ़े थे हम लोग? अच्छा ठीक है, तो एनवायरमेंट ऑडिट से स्टार्ट करना है। देखो एनवायरमेंटल ऑडिट क्या बोलता है, ये जनरली बहुत रेयर कंपनीज में होता है कि आप एनवायरमेंटल का जो नियम कानून है वो कितना कंप्लाई कर रहे हैं। जनरली बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ फैक्ट्री या प्रोडक्शन वर्क के कारण एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचता हो, ये उनके लिए ऑडिट मैंडेटरी हो जाता है। तो एनवायरमेंटल ऑडिट इज अ जनरल टर्म दैट कैन रिफ्लेक्ट वेरियस टाइप ऑफ इवेल्युएशन इंटेंडेड टू आइडेंटिफाई द एनवायरमेंटल कंप्लायंस एंड मैनेजमेंट सिस्टम। आप कितना एनवायरमेंट के रूल को कंप्लाई कर रहे हो, कितना नुकसान पहुंचा रहे हो या कितना कम नुकसान पहुंचाने का कोशिश कर रहे हो, कहां गैप रह जा रहा है और कहां करेक्टिव एक्शन लिया जा सकता है। तो तीन चीज देख रहे हैं, आप एनवायरमेंट कंप्लायंस को कितना मैनेज कर पा रहे हो, कहां कहां गैप रह जा रहे हैं और फिर उस गैप को दूर कैसे कर रहे हो। इन दिस वे द परफॉर्मेंस सिमिलर फंक्शन टू फाइनेंशियल ऑडिट। फाइनेंशियल ऑडिट जैसा ही है, नंबर्स में बात होगा, आप कितना पॉल्यूशन एमिलेट कर रहे हो, कितना उसको कंट्रोल करने के लिए मेजर्स उठा रहे हो, कितना खर्चा कर रहे हो उसके पीछे। देयर आर जनरली टू डिफरेंट टाइप ऑफ एनवायरमेंटल ऑडिट। जनरली दो टाइप का ऑडिट होता है, एक कंप्लायंस ऑडिट और एक मैनेजमेंट सिस्टम ऑडिट। कंप्लायंस ऑडिट मतलब एनवायरमेंट का नियम कानून कितना कंप्लाई कर रहे हो, और मैनेजमेंट सिस्टम मतलब आपके यहाँ पे एनवायरमेंट को प्रोटेक्शन करने के लिए मैनेजमेंट क्या कर रहा है। तो हम दो चीज चेक कर रहे हैं। एनवायरमेंटल ऑडिटिंग स्टार्टिंग डेवलपिंग इन द बिगिनिंग ऑफ 70s ऑफ द पास्ट सेंचुरी इन द यूएसए। ये टाइप का ऑडिट 1970 में जाके स्टार्ट हुआ था अमेरिका में एंड इन द वेस्टर्न यूरोप और वेस्टर्न यूरोप में। इन दैट पीरियड द डेवलप्ड कंट्रीज वेर अडॉप्टिंग द एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन इन ऑर्डर टू रिड्यूस द हार्मफुल कंसिक्वेंसेज ऑफ कंपनीज एक्शन दैट हैड अफेक्टेड द एनवायरमेंट। उस दौरान बहुत सारे लोग एनवायरमेंट का नियम कानून को कंप्लाई करना स्टार्ट किए ताकि कंपनीज कम से कम एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाए। देखो नुकसान पहुंचाए बिना तो रुक नहीं सकते, नुकसान तो पहुंचेगा। अगर हम एक पीस भी कुछ प्रोडक्शन कर रहे हैं मशीन के जरिए तो कोई ना कोई वे में एनवायरमेंट पॉल्यूट हो रहा है, आइदर बाय साउंड, आइदर बाय केमिकल्स इन द एयर, आइदर बाय वेस्ट इन द वाटर, कैसे भी करके हो रहा है, लेकिन उसको जितना कम कर सके। At the beginning, the environmental auditing involved review of independent experts assessing whether companies operating in line with the demand of the environmental legislation। ये एक एक्सपर्ट का टीम आता था जो देखता था आप कितने एनवायरमेंटल को नियम को कंप्लाई कर रहे हो। प्रेजेंटली द कंपनी डिसाइड टू अंडरटेक एनवायरमेंटल ऑडिट इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल असेसमेंट। अब धीरे धीरे इसका अलग से ऑडिट भी होने लग गया, खाली एक्सपर्ट चेकिंग नहीं हो रहा। अब कंपनी इंडिपेंडेंट ऑडिटर को बुलाती है और वो लोग ये चेक करते हैं कि मैनेजमेंट कितना एफिशिएंटली एनवायरमेंट पॉलिसीज को बना रहा है और इंप्लीमेंट भी करवा रहा है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट ऑफ एनवायरमेंटल ऑडिट आर रिकमेंडेशन हाउ अ कंपनी कैन रिड्यूस द डैमेजिंग इंपैक्ट ऑन द एनवायरमेंट। इस पे शॉर्ट नोट आएगा, ये जो लास्ट तीन पढ़ने वाले हैं इस पे शॉर्ट नोट आएगा, छोटा ही लिखना, बहुत ज्यादा बड़ा में नहीं। तो आपको नॉर्मली ये बात बतानी है बस, कितना एनवायरमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो, कितना आप अपने कॉस्ट को खर्चा कर रहे हो एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, ये सब चीज का ऑडिट होता है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? द गवर्नमेंट इंप्लीमेंट द इंटरनेशनल एग्रीमेंट ऑन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। हाँ, आपकी कंट्री पे ये भी दबाव है फॉरेन कंट्री का कि आप कितना अच्छा से एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट कर रहे हो या कितना नुकसान पहुंचा रहे हो। अभी आप थोड़ा दिन पहले अगर न्यूज सुने हो ठीक से तो याद है डोनाल्ड ट्रंप वो मतलब कोई एक ट्रीटी से बाहर निकल गया था एनवायरमेंट प्रोटेक्शन को लेके, कोई सुने थे ये न्यूज? हाँ सर, जो फ्रांस में हुआ था ना। हाँ, तो उसमें क्या किया था अमेरिका बोला कि हम लोग इससे बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि वो लोग को लग रहा था कि हम लोग इतना खर्चा कर रहे हैं इसके पीछे और बाकी कंट्री एनवायरमेंट पॉल्यूशन फैला रहे हैं और हम लोगों का पॉकेट पे मतलब का एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है। तो अमेरिका बाहर निकल गया। अभी ट्रम्प, ये जो ट्रम्प नहीं, कौन अभी जीता? जो बाइडेन आते ही क्या बोला कि जिस दिन मेरा कार्यकाल स्टार्ट होगा जनवरी में, हम लोग पहला काम करेंगे दोबारा यूरोपियन यूनियन का ट्रीटी में साइन करेंगे और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए पैसा देंगे। तो जो एक्चुअली में नियम क्या बना था, जो मतलब डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनको खर्चा करना पड़ेगा, क्योंकि डेवलपिंग कंट्री में तो पोल्यूशन होगा, क्योंकि वो लोग यहाँ पे अभी नई नई फैक्ट्रियां लग रही है, उनके यहाँ प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ रहा है, तो वहां तो पोल्यूशन होगा।
तो इसके लिए खर्चा करेगा डेवलप नेशन, क्योंकि डेवलप नेशन पहले पॉल्यूशन करके बैठे। लेकिन अब अमेरिका बोल रहे हैं कि खर्चा हम करें और पोल्यूशन कोई और करे, उसका एडवांटेज भी उन्हीं को मिले, ये बर्दाश्त नहीं है, तो हम लोग बाहर निकलते हैं इस ट्रीटी से। लेकिन जो बाइडेन वापस आके बोला नहीं हम लोग इस ट्रीटी में दोबारा एंटर करेंगे। तो यानी इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स जो बने हुए हैं, गवर्नमेंट ये देखते हैं कि आपके यहाँ की कंपनीज कितना कंप्लाई कर रही है, तो ऑडिट में ये चेक करते हैं। देयर इज अ कंप्लीट एंड अप्रोप्रिएट इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क फॉर द एफिशिएंट प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट। एक पूरा फ्रेमवर्क बना हुआ है इसके लिए कि कितना कार्बन डाइऑक्साइड आप एमिनेट कर सकते हैं, कितना नाइट्रोजन आप ओमिनेट कर सकते हैं, ये सब का नियम बना हुआ है, तो वो फॉलो करना पड़ता है। There is a efficient control over the implementation of national legislation in order to realize the set strategic objective of protection and preservation of the environment. ये एकदम नियम बना हुआ है कि आपको अपनी कंट्रीज में, आपको अपनी कंपनीज में एफिशिएंट वे में एनवायरमेंट कंट्रोल का स्ट्रेटेजीज अप्लाई करना पड़ेगा। There is a provided for appropriate use of public fund, देखो आ गया ना, for the assessment of solving of the environmental problem। क्योंकि आपसे गवर्नमेंट एजुकेशन सेस लेता है, वैसे ही स्वच्छ भारत सेस भी लेते हैं ना, तो इन सब चीजों का पैसा कंपनी कहाँ खर्चा कर रही है, कंपनी भी अपने एनवायरमेंट का जो पैसा साइड कर रही है, गवर्नमेंट को जो पैसा मिल रहा है वो सब पैसा का खर्चा कहाँ हो रहा है, तो ये सब चेक करना इस ऑडिट का मेन ऑब्जेक्टिव है। कितना आप इंटरनेशनल नियम को फॉलो कर रहे हो, कितना आपके यहाँ पे प्रॉपर सिस्टम या फ्रेमवर्क बना हुआ है, आप सारा फ्रेमवर्क फॉलो कर रहे हो कि नहीं, आपका कितना अच्छा कंट्रोल है इन चीजों के ऊपर, और आप फंड को कैसे यूटिलाइज कर रहे हो इसके पीछे। अगला ऑडिट है परफॉर्मेंस ऑडिट। परफॉर्मेंस ऑडिट कुछ नहीं है, मैनेजमेंट अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, मैनेजमेंट का एफिशिएंसी को चेक करने का ऑडिट। हम पहले ही बोला था ये वो चैप्टर है जहां पे हम लोग बहुत ज्यादा नॉर्मल ऑडिट का बात नहीं करेंगे, थोड़ा डिफरेंट स्टाइल ऑफ ऑडिट का बात हो रहा है। तो परफॉर्मेंस ऑडिट कैन बी डिफाइंड एज सिस्टमैटिक एंड इंडिपेंडेंट अप्रेजल ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस इन वेरियस की एरियाज। बहुत सारे एरियाज में बिजनेस का परफॉर्मेंस कैसा रहा, जैसे मैन पावर प्लानिंग में, नॉर्मल फाइनेंस के अलावा का बात हो रहा है, मैन पावर प्लानिंग में आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा, वर्कलोड डिस्ट्रीब्यूशन, आप एक ही स्टाफ के ऊपर बहुत ज्यादा वर्क प्रेशर तो नहीं दे रहे हो ना, प्रोडक्टिविटी कैसा रहा, प्रॉफिटेबिलिटी कैसा रहा, जॉब परफॉर्मेंस कैसा रहा, तो ये सब चीज का ऑडिट होता है। सो परफॉर्मेंस ऑडिट इज नॉट कंसर्न विद वेरिफिकेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। परफॉर्मेंस ऑडिट में बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं देख रहे हैं। The audit conducting performance audit is not required to report on reliability and fairness of financial statement. आपको ये भी नहीं बताना है कि books of accounts true and fair है कि नहीं। Rather, his objective is to improve the performance of the business in various areas. The auditor tries to go to the root of the efficiency and advise management according to the necessary remedial measures. ये business का efficiencies को check करता है, आपका quality work कैसा हो रहा है, आपका डिसीजन मेकिंग कैसा हो रहा है, आपका इंप्लीमेंटेशन कितना अच्छा होता है, इन सब चीजों का ऑडिट भी होता है। ये सब बहुत कॉमन नहीं है, बहुत रेयर होता है, लेकिन होता है। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, वाइल कंडक्टिंग द परफॉर्मेंस ऑडिट द ऑडिटर विल सी स्टाफ पैटर्न आर बैलेंस्ड, स्टाफ का प्रॉपर बैलेंस है कि नहीं, कहीं ओवर स्टाफ तो नहीं है, कहीं अंडर स्टाफ तो नहीं है, आप राइट पर्सन हैज बीन प्लेस्ड एट द राइट जॉब, इंसेंटिव स्कीम इज लिंक्ड विद द एफिशिएंसी, आपका एफिशिएंसी के ऊपर आपको एक्स्ट्रा इंसेंटिव मिलता है कि नहीं एज ए स्टाफ, एक्यूमुलेशन ऑफ वर्क इज ड्यू टू अनदर बॉटलनेक, एक ही आदमी पे काम का बर्डन ठोक ठोक के कहीं एक जगह प्रेशर तो नहीं क्रिएट हो गया जिसके कारण काम स्लो हो गया हो, ये भी तो खराब हो रहा है ना, एक ही आदमी पे काम सौंपोगे तो काम स्लो हो जाएगा, तो ओवरऑल तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए नुकसानदायक हुआ। क्वालिटी ऑफ जॉब इज पर कस्टमर रिक्वायरमेंट, आप कस्टमर के हिसाब से क्वालिटी ऑफ जॉब दे पा रहे हो कि नहीं, वेरियस प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज लाइक रिटर्न ऑन कैपिटल, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन, ये इंप्रूव हो रहे हैं कि नहीं, थोड़ा सा यहाँ पे अकाउंट्स का पार्ट आ रहा है, ज्यादा नहीं। वेरियस टर्नओवर रेशियोज यहाँ पे चेक करते हैं, तो देखो यहाँ पे रिटर्न ऑन कैपिटल को चेक करते हैं, जीपी रेशियो को चेक करते हैं, नेट प्रॉफिट रेशियो को चेक करते हैं, टर्नओवर रेशियोज को चेक करते हैं। तो भाई एग्जामिनिंग द अबव एरियाज परफॉर्मेंस ऑडिट को टर्नओवर में होता है ना स्टॉक टर्नओवर, वैसे ही यहाँ पे एम्प्लॉय टर्नओवर भी होता है, लेबर टर्नओवर याद है लेबर चैप्टर में, तो वही यहाँ पे भी हो सकता है। By examining the above areas, performance audit bring to light to various inefficient and loopholes in the performance of the business. हम बहुत सारे loopholes और inefficiencies को find out करते हैं, फिर उस पर solution देते हैं ताकि उनको ठीक किया जा सके। तो यहाँ पे देखो समराइज कर दिया 5 पॉइंट में परफॉर्मेंस ऑडिट में क्या होता है। टू इंश्योर प्रॉपर मैन पावर प्लानिंग, टू रिव्यू द परफॉर्मेंस ऑफ की स्टाफ, टू आइडेंटिफाई दोज एरियाज रिस्पॉन्सिबल फॉर लो प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी, टू सी द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, टू सी द एसेट ऑफ द बिजनेस। तो ये सब चीज को चेक करते हैं, टू इंप्रूव द प्रॉफिटेबिलिटी।
तो यही है परफॉर्मेंस ऑडिट। इसमें और ज़्यादा कुछ लिखने को नहीं है, शॉर्ट नोट आएगा तो आपको बताना है कि इसमें मेन क्या चेक करते हैं। प्रोप्राइटरी ऑडिट, प्रोप्राइटरी ऑडिट हम आपको एक्चुअली में पढ़ाया नहीं है, हम आपको डायरेक्ट शॉर्ट नोट्स और डिफरेंस बिटवीन से दिए और उसका बेनिफिट बताया। अब प्रोप्राइटरी ऑडिट में देखते क्या हो, राइटनेस ऑफ द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, आपका फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन राइट है कि नहीं है, मतलब वो ट्रांजेक्शन लीगली वैलिड है कि नहीं। मैनेजमेंट और ओनरशिप दोनों सेपरेट होता है आज की डेट में, तो मैनेजमेंट अपना काम ओनर्स के लिए ठीक से कर रहा है कि नहीं, या फिर ओनर्स अपना काम मैनेजमेंट के लिए ठीक से कर रहे हैं कि नहीं। प्रोप्राइटर कौन होता है, मालिक लोग, तो यहां मालिकों का ऑडिट हो रहा है। तो देखो यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन दिया ट्रेडिशनल और प्रोप्राइटरी ऑडिट, उससे समझते हैं। ट्रेडिशनल ऑडिट का मेन ऑब्जेक्ट क्या है, टू असर्टेन द लायबिलिटी एंड फेयरनेस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यहाँ पे मेन ऑब्जेक्ट है राइटनेस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ट्रेडिशनल ऑडिट इज कन्फाइंड टू वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड बुक्स, it goes beyond the document evidence and verify the regularity and justifiability of the transaction। ट्रांजेक्शन रेगुलर है कि नहीं, ये ट्रांजेक्शन जस्टिफाइड है कि नहीं। तो वहां आप ट्रांजेक्शन होने के बाद उसके अकाउंट्स में इंपैक्ट देखते थे ट्रेडिशनल ऑडिट में, जबकि प्रोप्राइटरी ऑडिट में आप ट्रांजेक्शन को ही चेक करते हो कि वो ट्रांजेक्शन ठीक है कि नहीं। थर्ड नंबर डिफरेंस, इट मैटर लिटिल टू ट्रेडिशनल ऑडिट वेदर द कंपनी इज बीइंग रन प्रूडेंटली और इम्प्रूडेंटली। नॉर्मल ऑडिट में इससे फर्क नहीं पड़ता आप कंपनी कैसे चला रहे हो, लेकिन प्रोप्राइटरी ऑडिट में आपको यही मेन बात है कि आप कंपनी कैसे चला रहे हो आप। तो यहां पे क्या लिखा था डिफरेंस में, द ऑडिटर इन दिस केस, प्रोप्राइटरी ऑडिट में द ऑडिटर इन दिस केस इज मोर कंसर्न विद प्रूडेंट एंड एफिशिएंट रनिंग ऑफ द बिजनेस। चौथा नंबर डिफरेंस देखते हैं, ट्रेडिशनल ऑडिट मोर कंसर्न विद कंप्लायंस विद गैप, गैप यानी अकाउंटिंग पॉलिसीज ठीक से फॉलो हो रहा है कि नहीं, जबकि यहां पे देखते हैं डिसीजंस रिगार्डिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर, आप जो डिसीजन लिए कि ये मशीन खरीद लेते हैं सही डिसीजन था कि नहीं, ये ट्रांजैक्शन कंपनी के लिए ठीक था कि नहीं, मशीन खरीदना सही था कि नहीं था। पांचवा डिफरेंस दिया, गिविंग एडवाइस फॉर इंप्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस इन पार्ट एंड स्कोप ऑफ द वर्क। आप नॉर्मल ऑडिट में कंपनी का इंप्रूवमेंट के लिए कोई ज्ञान नहीं देते एज ऑडिटर, आप उनको कोई एडवाइस नहीं करते, लेकिन यहाँ पे एडवाइजरी इन नेचर है। यहाँ पर आपको प्रोप्राइटरी ऑडिट में एडवाइस करना पड़ता है कि कंपनी का काम कैसे इंप्रूव हो, कौन सा ट्रांजैक्शन नहीं करना चाहिए था कंपनी को और कौन सा ट्रांजैक्शन करना चाहिए था कंपनी को। तो प्रोप्राइटरी ऑडिट का बेनिफिट क्या है, इन मॉडर्न बिजनेस देयर इज अ सेपरेशन बिटवीन मैनेजमेंट एंड ओनरशिप, द पर्सन इंटरेस्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस कम फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, आफ्टर द कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड दे लीव द ऑर्गेनाइजेशन विदाउट टेकिंग एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैनेजमेंट में जो लोग आते हैं, डायरेक्टर, एमडी, सीईओ, सीएफओ, ये लोग शॉर्ट टाइम के लिए आते हैं, फिर निकल जाते हैं, फिर कोई नया आ जाता है, तो इनके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है इनके निकलने के बाद कि जो ट्रांजैक्शन कंपनी किया वो ठीक था कि नहीं था। बस इस ऑडिट में वही चीज चेक करते हैं। इन द बैकग्राउंड द प्रोप्राइटर रेंडर द फॉलोइंग सर्विस, इट एक्ट एज डिटरेंट टू अंडरटेकिंग द ट्रांजैक्शन, वो ट्रांजैक्शन करना चाहिए कि नहीं। ये कंपनी के एसेट को प्रोटेक्ट करता है मिसयूज होने से, क्योंकि वो ट्रांजैक्शन नहीं करोगे, आप रोक दिए जाओगे तो मिसयूज बचेगा। स्केर्सिटी ऑफ फंड को कैसे यूटिलाइज किया जाए, तो प्रोप्राइटरी ऑडिट में आप ट्रांजैक्शंस को इवैल्यूएट करते हो कि वो करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था। एम्प्लॉइज में भी स्किल और उनका सर्टेनिटी बढ़ाता है ये काम के लिए। एक और डिफरेंस बिटवीन कंटिन्यूअस ऑडिट एंड पीरियोडिकल ऑडिट का डिफरेंस, द फाइनेंशियल कंटिन्यूअस ऑडिट मतलब जो आप रेगुलर चलाते हो पूरा साल, ऐसा भी ऑडिट होता है पूरा साल चलता है, और ऐसा भी ऑडिट होता है कि हम साल के आखिर में एक बार आएंगे 2, 2.5, 3 महीने के लिए पूरा चीज देख के निकल जाएंगे। तो कंटिन्यूअस ऑडिट क्या है, द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द बिजनेस कैन बी असेस्ड मंथली और क्वार्टरली, हम हर महीना ऑडिट कर रहे हैं या हर क्वार्टर ऑडिट कर रहे हैं, जबकि पीरियोडिकल ऑडिट में क्लोज ऑफ द अकाउंटिंग मतलब साल में एक बार। नंबर 2 डिफरेंस, इट इज वेरी इफेक्टिव फॉर अर्ली डिटेक्शन ऑफ, हाँ कंटिन्यूअस ऑडिट में बहुत जल्दी फ्रॉड और एरर पकड़ में आ जाते हैं, क्योंकि हर महीना चेक हो रहा है तो तुरंत पकड़ में आ जा रहा है, जबकि वहां पे एकदम लास्ट में जाके पकड़ में आता है, कई बार नहीं भी पकड़ में आता है। कंटिन्यूअस ऑडिट अगर चलता है तो आपका फाइनेंशियल रिपोर्ट जल्दी बन जाएगा, क्योंकि पूरा साल अगर ऑडिट हुआ तो फाइनल ऑडिट में ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, लेकिन अगर आप साल में एक ही बार ऑडिट कराते हो तो वो टाइम कंज्यूमिंग होगा, क्योंकि सारे नियम को एक बार में चेक करना पड़ेगा। चौथा नंबर डिफरेंस बोला, द ऑडिटर हैज गॉट सफिशिएंट टाइम ही कंडक्ट डिटेल चेकिंग। कंटिन्यूअस ऑडिट में डिटेल चेकिंग होता है, जबकि पीरियोडिकल ऑडिट में समराइज चेकिंग होता है, हम लोग टेस्ट चेकिंग करते हैं, डाटा को सैंपल बेसिस पे उठाते हैं।
कंटिन्यूस ऑडिट फ्रिक्वेंटली विजिट बाय द ऑडिटर, आपके ऑफिस में ऑडिटर रेगुलर आएगा और हर बार अकाउंट्स को अप टू डेट करा के जाएगा, जहां जहां जो जो चेंजेस का रिक्वायर है तुरंत तुरंत करवा जाएगा, जबकि यहाँ पे साल के एंड तक डेटा अनफिनिश्ड रहेगा, हमेशा कंप्लीट नहीं मिलेगा आपको. Because sixth number difference, because of long gap between two visit by the auditor, the chance of alteration of figure by client cannot be ruled out. कंटिन्यूस ऑडिट में क्या होता है, ऑडिटर गैप में आएगा तो आपको चांस कम मिलेगा अकाउंट्स के साथ मैनिपुलेशन करने का, लेकिन एक बार में वो ऑडिट करेगा तो मैनिपुलेशन का कोई स्कोप ही नहीं है, क्योंकि वो हम आज ऑडिट करके चले गए, अब 3 महीना बाद जब हम आएंगे कंटिन्यूस ऑडिट में तो हम पहला 3 महीना वाला डेटा तो नहीं देखेंगे, क्योंकि वो तो हम ऑडिट कर चुके थे, अब हम अभी वाला देखेंगे. फिर 3 महीना बाद आए तो पहला 6 महीना का नहीं देखेंगे, अभी वाला देखेंगे. तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम है कंटिन्यूस ऑडिट में कि डेटा को मैनिपुलेट किया जा सकता है, लेकिन हम साल में एक ही बार ऑडिट करने आएंगे तो आप पहले पूरा अकाउंट्स बना लो, फिर हम एक बार में देखेंगे, तो आपके पास मैनिपुलेशन का कोई चांस नहीं है. कंटिन्यूस ऑडिट थोड़ा एक्सपेंसिव है, क्योंकि आपको ऐसा ऑडिटर रखने के लिए आपको बहुत पेमेंट करना पड़ेगा, और पीरियडिकल ऑडिटर लेस एक्सपेंसिव है. अब आते हैं लास्ट डिफरेंस बिटवीन पे, और फिर इसके बाद बैंक ऑडिट पे हम नोट शेयर करेगा और उसको हम समझाएगा. लास्ट डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल ऑडिट एंड मैनेजमेंट ऑडिट. फाइनेंशियल ऑडिट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, फाइनेंशियल ऑडिट का मेन ऑब्जेक्टिव है कैटर द इंफॉर्मेशन नीड ऑफ वेरियस आउटसाइड पार्टीज रिलेटेड टू द बिजनेस. फाइनेंशियल ऑडिट का मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि शेयर होल्डर, इन्वेस्टर, क्रेडिटर, इनको रिपोर्ट सबमिट किया जा सके, जबकि मैनेजमेंट ऑडिट का रिपोर्ट सिर्फ मैनेजमेंट को जाता है, सारी पार्टीज को नहीं. इसमें ज्यादा अकाउंटिंग रूल यूज होता है फाइनेंशियल ऑडिट में, जबकि मैनेजमेंट ऑडिट में ज्यादा रूल्स एंड प्रोसीडियर नहीं होते. बेसिक्स क्या है, फाइनेंशियल ऑडिट इज कंडक्टेड विद रूल्स एंड प्रोसीडियर सेट बाय द रिकॉग्नाइज्ड प्रोफेशनल बॉडीज ऑफ अकाउंट्स, जैसे सीए इंस्टीट्यूट, CS इंस्टीट्यूट, ICWA इंस्टीट्यूट, ये लोग जो रूल बनाए हैं उन्हीं के हिसाब से ऑडिट होगा. मैनेजमेंट ऑडिट के लिए ऐसा कोई रूल कोई बनाया नहीं है, आप अपने हिसाब से ऑडिट कर सकते हो. फाइनेंशियल ऑडिट का स्कोप बहुत नैरो होता है, बस आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक कर रहे हो, जबकि मैनेजमेंट ऑडिट में आपका स्कोप बहुत वास्ट होता है. आप कंपनी का पॉलिसीज, कंपनी के काम करने का तरीका, उसका फाइनेंशियल डिसीजन सब कुछ चेक करते हो. स्टैट्यूटरी वाइज कंपलसरी है फाइनेंशियल ऑडिट, मैनेजमेंट ऑडिट कंपलसरी नहीं है. और फाइनेंशियल ऑडिट साल में एक बार होता है, मैनेजमेंट ऑडिट कभी भी हो सकता है, इसका कोई टाइम पीरियड मेंशन नहीं, आप 4 साल में एक बार कराए, 3 साल में एक बार कराए, आपका मन है. तो ये था वो डिफरेंस बिटवीन. बोला है क्वेश्चन, बोला है व्हाट स्पेशल पॉइंट यू बियर इन योर माइंड बिसाइड द नॉर्मल ऑडिट रूटीन व्हाइल कंडक्टिंग एन ऑडिट ऑफ अ बैंक. अगर आप एक बैंक का ऑडिट करते हो तो आप नॉर्मल रूटीन के अलावा क्या एक्स्ट्रा करोगे. तो ये लिखा, व्हाइल कंडक्टिंग द ऑडिट ऑफ अ बैंक द फॉलोइंग मैटर्स शुड बी रिसीव्ड बाय द ऑडिटर स्पेशल अटेंशन. आपको क्या क्या बातों को स्पेशली ध्यान देना चाहिए. द ऑडिटर शुड एग्जामिन द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम हिमसेल्फ दैट इट इज एडुकेट एंड एफिशिएंट. आप किसी और पर डिपेंडेंट नहीं हो सकते कि इंटरनल कंट्रोल ठीक है कि नहीं है, इंटरनल मैनेजमेंट पे आप डिपेंडेंट नहीं होगे, आपको सब कुछ खुद चेक करना पड़ेगा. The auditor should verify the major item of balance sheet such as cash, bank and cash balance, balance with RBI, balance with other bank, money and call at short notice, बैंक कहाँ का इन्वेस्टमेंट करके है, बैंक कहाँ फिक्स्ड एसेट रख के रखा है. ये सब चीज़ों को आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना है, क्योंकि बैंक का अल्टीमेटली मनी है. मतलब तो बैंक अपने पास कितना डिपॉजिट रख के रखा है, RBI के पास कितना डिपॉजिट रख के रखा है, CRR SLR का नियम फॉलो कर रहा है कि नहीं, ये कुछ अलग पॉइंट्स है जो नॉर्मल ऑडिट में नहीं होते. ही शुड फिजिकली चेक द कैश बैलेंस एट द डेट ऑफ हिज ऑडिट. फिजिकली जाके कैश बैलेंस चेक करे खुद से, क्योंकि सबसे बड़ा घपला बैंक में कैश बैलेंस को लेकर होने का डर रहता है. ही शुड गेट ऑल द रिकॉर्ड्स एंड स्क्रूटनाइज देम एंड ऑब्टेन कंफर्मेशन ऑफ बैंक बैलेंस फ्रॉम अदर बैंक इंक्लूडिंग द RBI. RBI से कंफर्मेशन मंगवाए कि उसके पास कितना जमा है इस बैंक का. ही शुड चेक द बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट, सेविंग अकाउंट एंड लोन अकाउंट. बैंक 4 टाइप का अकाउंट खोल सकता है कस्टमर का, चारों में डिफरेंट बैलेंसेस हो सकते हैं. तो टोटल फिक्स्ड डिपॉजिट का बैलेंस कितना है आज के दिन बैंक के पास, टोटल करंट अकाउंट का डिपॉजिट कितना है, टोटल सेविंग अकाउंट का डिपॉजिट कितना है, टोटल लोन अकाउंट का डिपॉजिट कितना है. आजकल CC अकाउंट भी खुलने लग गया, कैश क्रेडिट अकाउंट, तो उसका बैलेंस कितना है. तो ये सब चीज आपको चेक करना पड़ेगा अलग से. ही शुड सी दैट ऑल इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग ऑन डिपॉजिट हैज बीन प्रोवाइडेड. इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग जो है वो प्रॉपरली टाइमली कस्टमर के अकाउंट में ट्रांसफर हुआ है कि नहीं हुआ है. आपका बैंक में पैसा पड़ा है,
हर 6 महीने में मान लो आपको इंटरेस्ट मिलता है, तो मान लो 30 सितंबर और 31 मार्च आपको बैंक से ब्याज मिलता है, तो आपका ब्याज टाइमली आपके अकाउंट में ट्रांसफर हुआ कि नहीं हुआ, ये भी आपको बैंक ऑडिट में बहुत अच्छे से चेक करना पड़ता है. He should verify scrutinize against loan granted by the bank. बैंक कितना लोन ग्रांट किया है और अपने कैपेसिटी में है कि नहीं है, ये आपको चेक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आरबीआई बहुत सारे आपका रेस्ट्रिक्शन लगा के रखता है लोन ग्रांटिंग के ऊपर, तो उस नियम को फॉलो किया गया है कि नहीं. ही शुड वेरीफाई बिल एंड हुंडीज डिस्काउंटेड, वही बिल डिस्काउंटेड विद बैंक, इसको बहुत गौर से चेक करने का दरकार है. इसी में एक पर्टिकुलर बैंक पे बहुत बड़ा घपला निकला था अभी कुछ टाइम पहले, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का डिस्काउंटिंग को लेके. तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिल्स ऑफ एक्सचेंज का डिस्काउंटिंग पे बहुत जन पैसा घुमाता है, तो वो ठीक से चेक हुआ है कि नहीं, इमेच्योर बिल है कि नहीं, ये सब चीज चेक करना चाहिए. इसके अलावा पर्टिकुलर्स ऑफ एडवांस कंसिस्टिंग ऑफ लोन, कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट एंड बिल डिस्काउंटेड, हम ऊपर भी बात कर चुके. द ऑडिटर मस्ट सी द इन्वेस्टमेंट अपीयर इन द बैलेंस शीट, ये भी ऊपर बात कर चुके. हाँ, ये एक अच्छा पॉइंट लिखा है, लेकिन बैंक का मेन एसेट इन्वेस्टमेंट ही होता है, बैंक का मेन एसेट इन्वेस्टमेंट ही होता है. तो वो इन्वेस्टमेंट मार्केट वैल्यू से तो हाई नहीं दिखाया हुआ है ना, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का मार्केट वैल्यू फ्लक्चुएट करता है. तो क्योंकि बैंक कहाँ इन्वेस्ट करता है, शेयर्स में, दूसरी कंपनीज में, तो उनका वैल्यूज अप डाउन होता रहता है. बॉन्ड्स में, डिवेंचर्स में उनका वैल्यू बहुत ज्यादा अप डाउन होता है. तो आप एज एन ऑडिटर आपको चेक करना पड़ेगा कि मार्केट वैल्यू से ज्यादा किसी इन्वेस्टमेंट का वैल्यू तो नहीं है ना. ये सब हम लोग नॉर्मल कंपनीज में उतना डीपली नहीं देखते, बैंक ऑडिट में बहुत डीपली देखना पड़ता है. वी शुड सी दैट ब्रांच रिटर्न ड्यूली सर्टिफाइड एंड प्रॉपर्ली इनकॉर्पोरेटेड इन द एचओ. ब्रांच हर डे खत्म होने के बाद हेड ऑफिस को अपना पूरा इंफॉर्मेशन भेज रहा है कि नहीं, और एचओ उसको अपने बुक्स में रिकॉर्ड कर रहा है कि नहीं, क्योंकि पर्टिकुलर बैंक का बहुत सारा ब्रांच होगा. हर ब्रांच को डे एंड में अपना डिटेल हेड ऑफिस को भेजना पड़ता है, और हेड ऑफिस अपने बुक्स में अपना उसको रिकॉर्ड करता है. तो ये हुआ है कि नहीं हुआ, ये चेक करना. इसके अलावा ज़्यादा कुछ काम का बात नहीं है. पीएल और बैलेंस शीट मैच हो रहा है कि नहीं वो सब देखना, कैपिटल को चेक करना, ये सब तो नॉर्मल बात है. रिजर्व फंड को चेक करना, ये एक इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि बैंक का रिजर्व करने का तरीका अलग होता है और बैंक का प्रोविजन बनाने का तरीका भी अलग होता है, तो उनको थोड़ा सा ठीक से चेक करना है. और द ऑडिटर शुड सी दैट सेक्शन 11 to 20, ये आपके काम का बात नहीं, इतना डिटेल जानने का दरकार नहीं है. तो इतना काम काफी था. अब आता है व्हाट आर द लीगल प्रोविजन रिलेटेड टू बैंक ऑडिट. एक आदमी कब एलिजिबल होगा बैंक ऑडिटर बनने के लिए. सब कोई बैंक ऑडिट नहीं कर सकते. तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एलिजिबिलिटी ऑफ ऑडिटर, द पर्सन इज क्वालिफाइड टू बिकम ऑडिटर ऑफ अ कंपनी अंडर सेक्शन 226 इज एलिजिबल टू कंडक्ट द बैंक ऑडिट. इट इज टू बी नोटेड दैट इवन in the event of indebtedness in excess of specified limit as mentioned in this section, the person will be disqualified to conduct an audit of the bank. अगर आप बैंक से लोन लेके रखे हो उस पर्टिकुलर बैंक से और एक लिमिट से ज्यादा लोन है आपका, तो आप उस बैंक के ऑडिटर नहीं बन सकते. तो दिस इनडिपेंडेंस ऑल्सो कवर द आउटस्टैंडिंग इन रिस्पेक्ट टू क्रेडिट कार्ड. आपको क्रेडिट कार्ड मिला हुआ है उस बैंक का और एक लिमिट से ज्यादा का क्रेडिट कार्ड मिला हुआ है, तो आप ऑडिटर नहीं बन सकते उसका. तो यहाँ पे देखो अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर बताया है. द अपॉइंटमेंट अथॉरिटी ऑफ ऑडिटर ऑफ द बैंक डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ द बैंक. किस टाइप का बैंक है उसमें डिपेंड करता है कि कौन ऑडिटर अपॉइंट करेगा. अगर आपका बैंकिंग कंपनी है तो शेयर होल्डर एट द एजीएम बुक करेंगे. अगर आप नेशनल बैंक हो तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विद प्रायर अप्रूवल ऑफ आरबीआई ऑडिटर बुक होगा. अगर आप एसबीआई हो तो कैग आपका ऑडिट करेगा. अगर आप एसबीआई के सब्सिडियरी हो तो एसबीआई डिसाइड करेगा कि उस सब्सिडियरी का कौन ऑडिट करेगा. और आप रीजनल रूरल बैंक हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल से होगा कि कौन उसका ऑडिटर बनेगा. ऑडिटर का रेम्यूनरेशन के बारे में देखो यही वही ज्ञान दिया. अगर आप बैंकिंग कंपनी हो तो कंपनीज एक्ट के हिसाब से ऑडिटर का सैलरी फिक्स होगा. और कंपनीज एक्ट के हिसाब से ऑडिटर का सैलरी कैसे फिक्स होता है, अड्डा वाला नियम. शेयर होल्डर का जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर डिसाइड करेगा कि ऑडिटर का सैलरी कितना होगा. अगर आप नेशनलाइज बैंक हो तो आरबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट से डिस्कस करके बताएगा कि ऑडिटर का सैलरी कितना, रेम्यूनरेशन कितना होना चाहिए. अगर आप एसबीआई हो तो आरबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट से बात करके बताएगा कि एसबीआई के ऑडिटर का फीस क्या होना चाहिए. अगर आप एसबीआई के सब्सिडियरी हो तो एसबीआई डिसाइड करेगा. और आप रीजनल रूरल बैंक हो तो बैंक ही डिसाइड करेगा, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल के साथ. ड्यूटीज और पावर ऑफ द ऑडिटर में ज्यादा झमेला नहीं है, सेम है जैसे एक ऑडिटर का होता है. अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट और लास्ट क्वेश्चन. बैंक में सबसे बड़ा झमेला इसी चीज को लेके है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, एनपीए. ये वर्ड आप इन दिनों में सुने भी होंगे कि बहुत सारा बैंक का एनपीए बढ़ गया. होता क्या है, बैंक का एसेट क्या है सबसे बड़ा, कोई बोल सकता है बैंक का सबसे बड़ा एसेट क्या है?
वेरी गुड, बैंक लोन्स, परफेक्ट आंसर। तो बैंक का लोन सबसे बड़ा एसेट है। और ये लोन नॉन परफॉर्मिंग कैसे हो जाता है? आपको टाइमली इंस्टॉलमेंट चुकाने का रूल होता है। अगर मेरे कस्टमर्स टाइमली इंस्टॉलमेंट नहीं चुका रहे हैं, सपोज हम 10 लाख का लोन लिया एसबीआई से, अब हम टाइमली इंस्टॉलमेंट नहीं चुका रहे, तो एक टाइम के बाद बैंक के नजर में हम एनपीए हो जाएगा, मेरा लोन नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो जाएगा। तो ये एनपीए का क्राइटेरिया क्या है, इसको चेक करना बहुत जरूरी होता है एज अ ऑडिटर। तो इफ द इंटरेस्ट रिमेन अनकलेक्टेड बियॉन्ड अ रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम, एक रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम के बाद अगर आप पैसा नहीं कलेक्ट कर पा रहे हो तो लोन को एनपीए माना जाता है। तो देखो यहाँ पे बताया कैसे कैसे लोन एनपीए होता है। अगर आप टर्म लोन लियो बैंक से, मतलब 5 साल के लिए 3 लाख रुपया, 3 साल के लिए 5 लाख रुपया, ऐसे कुछ लोन लियो आप एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए, और हर साल इंटरेस्ट चुकाते जाओगे, और 5 साल जब खत्म होगा तब ब्याज पूरा लोन वापस कर दोगे, तब टर्म लोन को एनपीए कब मानेंगे? अगर 90 दिन से ऊपर हो गया इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है। इसीलिए इस मोरेटोरियम पीरियड बोल के जो कहानी आया था इस बार लॉकडाउन में, कि बहुत सारे लोग चुका नहीं पा रहे थे, तो उनको तो एनपीए बन जाएगा उनका नाम। तो गवर्नमेंट बोला था नहीं, यहाँ पर एक्सेप्शन देंगे, जो इस पीरियड में लोन नहीं चुका पाएगा ये लॉकडाउन पीरियड में, उसको एनपीए नहीं मानेंगे, वरना नॉर्मल नियम से 90 दिन के ऊपर होते एनपीए हो जाता है। तो देखो, टर्म लोन अकाउंट विल ट्रीट एज एनपीए इफ इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रिंसिपल रिमेन ओवर ड्यू फॉर अ पीरियड ऑफ 90 डेज। अगर आप सीसी अकाउंट या ओवरड्राफ्ट खोल के रखे हो तो वही 90 दिन का क्राइटेरिया भी उसमें भी है। तो अगर आपका सीसी अकाउंट ओवरड्राफ्ट या टर्म लोन है और 90 दिन के ऊपर हो गया, आप पैसा नहीं चुका पाए, उसको एनपीए कहा जाएगा। एग्रीकल्चर एडवांस, अगर किसान को एग्रीकल्चर के लिए एडवांस मिला है तो वो लोन एनपीए कब होगा? इफ अ लोन ग्रांटेड फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप, अगर वो क्रॉप शॉर्ट ड्यूरेशन का है, तो अगर आप 2 सीजन तक उसका फसल का पैसा ना चुका पाओ, 2 सीजन तक आप लोन ना चुका पाओ, या इंस्टॉलमेंट और इंटरेस्ट देने में डिले हो गया आपका 2 सीजन का, तो आपका लोन एनपीए कहलाएगा। और अगर आप लॉन्ग ड्यूरेशन वाला क्रॉप के लिए देते हो तो 1 क्रॉप सीजन। अगर शॉर्ट ड्यूरेशन वाला क्रॉप है, 3-4 महीना में क्रॉप बन जाता है, तो 2 सीजन अगर बीत गया और ये अगर इंस्टॉलमेंट या ये सब ओवरड्यू हो रहे हैं 2 सीजन के लिए, तो एनपीए कहलाएगा। अगर लॉन्ग टर्म लॉन्ग ड्यूरेशन वाला क्रॉप है, वो क्रॉप बनने में 8, 9, 10 महीना लगता है, तो फिर 1 सीजन तक एनपीए कहलाएगा। उसके बाद एक सीजन के बाद वो नॉन एनपीए हो जाएगा। यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात है, एडवांस अगेंस्ट टर्म डिपॉजिट। अगर हम अपने डिपॉजिट के अगेंस्ट में एडवांस मांगे हैं, उसको आप एनपीए डिक्लेयर नहीं कर सकते। भाई मेरा तो पैसा आपके पास पड़ा ही है डिपॉजिट के रूप में, हम तो इस डिपॉजिट के अगेंस्ट में एडवांस मांगे हैं। एनएससी का सर्टिफिकेट है, आईवीपी है, किसान विकास पत्र है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, इन सब के अगेंस्ट में अगर हम लोन लेते हैं, मतलब एक प्रॉपर सिक्योरिटी ऐसा है जो मनी है, एक ऐसा सिक्योरिटी जो अपने आप में पैसा ही है, अगर उसका लोन उसके अगेंस्ट में हम लोन लेते हैं। जैसे होता है अभी मेरा एलआईसी चल रहा है, हमको एक 3 लाख का लोन का दरकार है, हम जाके एलआईसी डिपार्टमेंट को बोलेंगे कि आप मेरा एलआईसी पॉलिसी 3 साल बाद हमको 5 लाख रुपया मेच्योरिटी पे मिलेगा, मान लो 3 साल के बाद 5 लाख रुपया मिलेगा। हम बोले हमको आज ही थोड़ा पैसे का दरकार है, वो लोग बोलेंगे आप अपने पॉलिसी के ऊपर लोन ले लो, नहीं चुका पाए तो आपके पॉलिसी से हम पैसा काट लेंगे। पूरा नहीं देता, 70% के आसपास लोन देता है, तो 5 लाख का 70% 3.5 लाख, तो हमको 3.5 लाख तक लोन मिल जाएगा। और अगर हम ना चुका पाए तो जिस दिन वो 5 लाख मिलने का डेट आएगा, ये लोग वहां से 3.5 लाख काट लेगा विथ इंटरेस्ट, अगर इंटरेस्ट भी नहीं चुका पाए तो उन सब चीजों को एनपीए नहीं माना जाता। अगर वो नहीं भी चुका पाते हम टाइमली, तो एनपीए नहीं होगा, क्योंकि बैंक को पता है वो मेरे मेन अमाउंट से पैसा काट लेगा, तो वो एनपीए कैसे हुआ? उसका पैसा डूबने वाला नहीं है। तो ये था इंपॉर्टेंट बात एनपीए के बारे में। और एक आखिरी बात, बैंक को एक रिपोर्ट सबमिट करना पड़ता है, एक लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट ऑफ बैंक, LFAR। बैंक को एक रिपोर्ट सबमिट करना पड़ता है, LFAR। वो क्या है उसके बारे में जानेंगे और क्लास खत्म। Beside the audit report based on statutory requirement, auditor of public sector bank, private sector bank and foreign bank has to furnish a long form audit report, LFAR. The Reserve Bank of India specified the matter which bank required their auditor to deal with LFAR. LFAR का पूरा एक फॉर्मेट है जो आरबीआई दे के रखा है। जो नॉर्मल ऑडिटर आता है वो LFAR का पूरा रिपोर्ट भर के जाता है। उस LFAR की रिपोर्ट में क्या क्या इंफॉर्मेशन भरना पड़ता है? एसेट्स के बारे में, कैश के बारे में, आरबीआई के पास कितना बैलेंस जमा है,
एसबीआई और अदर बैंक में कितना पैसा जमा है आपके पर्टिकुलर बैंक का, कॉल और शॉर्ट नोटिस कितना है, इन्वेस्टमेंट कितना है आपके बैंक का, ब्रांच ऑफ इंडिया कितना कितना है आपके, इंडिया के बाहर कितना ब्रांच है आपका, उन ब्रांच में कितना एडवांस जमा है, कितना आप उधार दे के रखे हो किस ब्रांच से, कितना लोन डिसबर्समेंट हुआ है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आप मेंटेन कर रहे हो अपने यहाँ पे, टाइम टू टाइम कैसे मॉनिटर करते हो आप अपने ब्रांच को, गारंटी और लेटर ऑफ क्रेडिट, अगर आप इंडिया के बाहर किसी को लेटर ऑफ क्रेडिट दियो तो उसका डिटेल कैसे मेंटेन हो रहा है, अदर एसेट जैसे स्टेशनरी, स्टैम्प्स, सस्पेंस अकाउंट, ये सब चीजों का भी ये पूरा फॉर्मेट है, ये पूरा एक फॉर्मेट है। तो ये फॉर्मेट में जो जो इंफॉर्मेशन मांगा गया है आपको उस LFAR में सेपरेटली क्वेश्चन आंसर की तरह भरना पड़ता है, वो भर के जमा दे दो आपका RBI को, तो RBI इन सब चीजों को मांगते हैं। इसका नोट्स हम आपके साथ शेयर कर देगा कल तक हम इस बैंकिंग ऑडिट का जो 2-3 पेज का नोट्स बन रहा है वो हम शेयर कर देगा। आज केवल इतने जानकारी का था कि बैंक ऑडिट में क्या क्या देखते हैं, LFAR का रिपोर्ट में क्या क्या भरते हैं, एक पूरा लिस्ट है, आपको सारा आइटम नहीं याद करना, 5-10 आइटम याद करने से आपका काम हो जाएगा। NPA कब माना जाता है ये बहुत इंपॉर्टेंट था, और इसमें क्वेश्चन आपके नहीं है, वो हायर लेवल पे आता है, उस NPA के हिसाब से बैंक को प्रोविजन भी बनाना पड़ता है, कितना बैड डेप्ट हो जाएगा, तो कब कितना NPA होने पे बैड डेप्ट बुक करना पड़ता है, वो भी एक क्वेश्चन होता है जो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, इसलिए उतना डिटेल में उसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। ये था मेरा बैंक ऑडिट।